अस्पताल में स्वागत है। आप लोग बराबर आते हैं और यहाँ जो है हमारा जो हॉस्पिटल है वो जनता की सेवा के लिए आप सभी जानते ही हैं डेडिकेटेड है। और हम लोग हमेशा आरएन सुपर स्पेशलिटी टीम हमेशा बिहार की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा रेडी है। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे फैलते हुए कोरोना और यूरोलॉजी प्रॉब्लम पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना तो फिर से जो है बहुत बृहद वे में हमारे देश में और हमारे स्टेट में भी कोरोना का आगाज लगभग हो चुका है। कई पॉजिटिव मरीज और कई डॉक्टर्स के पॉजिटिव हो गए हैं। एम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर जो हमको अभी तक न्यूज़ है 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावे लगभग सैकड़ों में मरीज पॉजिटिव जो है डिटेक्ट हुए हैं। तो मुझे कोरोना से जो है बच के रहना है। हम लोगों को इतिहास गवाह है कि जो कोरोना 21 में और उससे पहले 20 में जो कोरोना आया, किस तरह से हमारे देश को और हमारी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और जान माल की काफ़ी क्षति हुई। लोग जो है किस तरह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेकर के संघर्ष करता हुआ दिखा। लेकिन अभी जो कोरोना का वेरिएंट्स है इतना ज़्यादा जो है जो क्या कहते हैं वायरुलेंट जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस नहीं है देखा गया है। माइल्ड सिम्टम्स लेकर के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आ रहे हैं। खासकर कोरोना विथ यूरोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग इसीलिए अभी जितने भी मरीज आते हैं सब में कोरोना का टेस्ट मैंडेटरी करने जा रहे हैं। अब अस्पताल में भी हम लोग अभी तक तो नहीं, कोरोना का टेस्ट जो है कोविड वायरस टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करेंगे। गवर्नमेंट अस्पताल में भी इस पर गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। और इसके साथ साथ जो यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। जो भी इफेक्टिव जो है इन्फेक्टिव केसेस है उसको आइसोलेट करेंगे। जो प्रिवेंशन के लिए जो मॉडलिटी है जैसे स्पेसिंग है, उसके बाद मास्क लगाना है और सब भी जो भी प्रिकॉशन का जो तरीका हो सकता है उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। और इससे जो है प्रिवेंशन होगा और हम बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। तो मेरा यही जो है अंत में लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग जो है पब्लिक प्लेस पर जाएं तो स्पेस को मेंटेन करें, आपस में ओवर क्राउडिंग से बचें, दूसरा मास्क यूज़ करें और तीसरा यदि उनको शक हो कि मुझे कोई इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है या होने का चांसेस है तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जो है मिले और उसका जांच करवावे। यदि पॉजिटिव आता है तो आइसोलेशन में रहें और उसका जो इलाज होता है वो इलाज करवाएं। प्रोस्टेट कैंसर का क्या उपचार होता है? प्रोस्टेट कैंसर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीज में जो यूरोलॉजिकल पेशेंट्स है उसमें बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर, जिसको एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बोलते हैं, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर का जो नंबर है इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अभी हमारे स्टेट में प्रोस्टेट कैंसर का कोई इस तरह का कोई एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे तो हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसका नंबर जो है काफ़ी जो है अधिक है। जैसे एजिंग पुरुष में जिसका एज 50 वर्ष से ज़्यादा है उसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे एज बढ़ने पर एक्सपोनेंशियली इसका इंसिडेंस बढ़ते जाता है। जैसे 60 साल की एज में कैंसर की संभावना अधिक है, 70 में और वो डबल हो जाता है, 80 में और डबल हो जाता है उसका, और 90 और 100 में उसका नंबर और अधिक जो है बढ़ जाता है। तो एक्सपोनेंशियली जो है एज के हिसाब से
प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस वो बढ़ते जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें जो है जो मरीज का इलाज है वो इस तरह से किया जाता है कि जब इल्डरली एज में, बहुत ज़्यादा एज में प्रोस्टेट कैंसर होता है तो एक इलाज उसका होता है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का माने होता है कि हम लोग उसको वेट वॉच करते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि 70 साल जो प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है और दूसरा बिना प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है, दोनों में जो सिम्टम्स और कैंसर से होने वाले लॉस का एनालिसिस किया जाए तो दोनों में कंपैरेटिव स्टडी किया गया तो देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर वाला और नॉन प्रोस्टेट कैंसर वाला के लॉन्गेविटी पर कोई असर नहीं आया। माने दोनों जो है बराबर जो है जीते हैं। तो कहने का माने ये कैंसर जो है स्लो ग्रोइंग है, बहुत सारे केस में इंडोलेंट रहते हैं, हिडन रहते हैं, क्रिप्टिक छिपा हुआ जो है रहता है और इसमें जो है कोई एक्टिव इलाज का जरूरत नहीं होता। लेकिन एग्रेसिव केसेस में, खासकर यंग एज में जो मरीज होता है प्रोस्टेट कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो उसमें हम लोग डिफरेंट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपनाते हैं। जैसे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रेडिकली नोड्स के साथ और अगल बगल के स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स है, पार्ट्स है, उसको हम निकाल देते हैं, उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के अलावे इनके जैसे लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग साथ साथ लिम्फ नोड्स डिसेक्शन करते हैं और सर्जिकल इलाज इसका। सर्जिकल इलाज के बाद जो है इसमें इनका इलाज जो है खत्म नहीं होता, बल्कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है माने हार्मोन सेंसिटिव है। हार्मोन सेंसिटिव का मतलब होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है के इफेक्ट के चलते वो क्या होता है कि बढ़ता है। तो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर के चलते हार्मोनल एब्लेशन जो है इसका इम्पोर्टेंट जो है मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। माने टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो इसके इलाज का एक मॉडलिटी है कि टेस्टिस को निकाल देना, जिसको बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी बोलते हैं। दोनों टेस्टिस को निकाल दिया, हार्मोन का सोर्स कट कर दिया, जिससे प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ना रुक गया। तो ये जो है एक इलाज का मॉडलिटी है। दूसरा इलाज का मॉडलिटी है एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट। एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम अभी बताए कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एंड्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है, जैसे टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। मीन्स टेस्टोस्टेरोन जब क्वांटिटी जब शरीर में अधिक होता है तो ये बढ़ता है, क्योंकि वहाँ प्रोस्टेट में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं। वो जो है वो रिसेप्टर्स जो है अप रेगुलेट हो जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, माने वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए सेल का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर पैदा होता है। तो यदि हम उस हार्मोन्स को कट कर दें, माने एंटी एंड्रोजन मेडिसिन दे दें जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, उस रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दे जो कि सेंसिटाइज हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, तो प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ना रुक जाएगा। तो ये मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी चीप है, महंगी नहीं है। एंटी एंड्रोजन कैलुटाइड करके दवा आती है, बाइकैलुटामाइड, वो हम लोग देते हैं एज ए एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट, तो प्रोस्टेट कैंसर के ग्रोथ को रोक देता है। अब जो है इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है प्रोस्टेट कैंसर पर। बर्निंग जो है टॉपिक है वर्ल्ड वाइड, जिसमें जो है बहुत सारे नए वैक्सीन आ गए हैं ट्रीटमेंट का, नए इंजेक्शन्स आ गए हैं, जिसमें बहुत सारा ऐसा मॉडलिटी है जिसमें बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग प्रीफर नहीं करते कि भाई हम टेस्टिस को निकलवा दें। तो ऐसे मरीज में जो टेस्टिस नहीं निकलवाना चाहते हैं, उसमें जो उस तरह के मरीज में मेडिकल कैस्ट्रेशन यूज होता है। मेडिकल कैस्ट्रेशन का मतलब होता है दवा से जो टेस्टोस्टेरोन है उसको न्यूट्रलाइज कर देना। हम इंजेक्शन देंगे और वो जो है
सर्जिकल कैस्ट्रेशन के बदले काम करेगा, माने हमको टेस्टिस सर्जिकली निकालने का जरूरत नहीं होगा और वो टेस्टोस्टेरोन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसको बोलते हैं मेडिकल कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन माने जैसे क्या होता है आप जानते होंगे, जो बैल है वो कैसे होता है, बैल में जो है छिप दिया जाता है टेस्टिस को, जिसके चलते सांड जो है सांड बैल में बदल जाता है, उसका जो है मस्कुलाइन प्रॉपर्टी जो है मस्कुलेचर है, उसका डेवलपमेंट, उसका बोन मसल्स स्किन का ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो सेम तरह से जो है प्रोस्टेट कैंसर के केस में हम लोग जो है सर्जिकल कैस्ट्रेशन करते हैं और मेडिकल कैस्ट्रेशन एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द सर्जिकल कैस्ट्रेशन करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सर्जिकल कैस्ट्रेशन का जो डॉक्टर इन्वेंशन किया था, ही गॉट द नोबेल प्राइज for the research of the treatment of prostate cancer as a surgical castration। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट जो है ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी है फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा जो नया मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का आया है, जैसे नया वैक्सीन आ गए हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर है उसमें नए नए दवा आए हैं, जैसे एबिराटेरॉन करके एक दवा आया है जो PSA, जो कि PSA इज सपोज टू बी द मार्कर ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक टेस्ट होती है जिसके आधार पर हम लोग ये पता करते हैं कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है, और डायग्नोसिस एज वेल एज द फॉलोअप दोनों में जो है इस PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो टेस्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस है। तो PSA जो है का टेस्ट हम लोग करके फॉलो अप करते हैं उसको, कि मरीज में रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग्स हम लोग जज करते हैं कि कितना हुआ। PSA यदि नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में रह रहा है, नॉर्मल जो PSA होता है वो 0 to 4 नैनोग्राम पर ml होता है। तो यदि PSA यदि नॉर्मल है और पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर का है, तो हम लोग यह समझते हैं कि कैंसर वो ग्रोथ नहीं हो रहा है और हमारा दवा इफेक्टिव है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो नई जो मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट का बात हम अभी कर रहे थे, और उसमें जो है एबिराटेरॉन एक दवा है, इंजेलुटामाइड एक दवा है, नया एंटी कैंसर ड्रग्स है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है प्रोस्टेट कैंसर में। मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जो है दो तरह का होता है, एक ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर जो कि ऑर्गन के अंदर ही रहता है, दूसरा जो है होता है हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर, इसको बोलते हैं हार्मोन डिपेंडेंट प्रोस्टेट कैंसर, और तीसरा होता है हार्मोन इनसेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर, तो और मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर। तो हम लोग जो है सब डिफरेंट तरह का जो ग्रुप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है उसका इलाज डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर मीन्स कैंसर ऑर्गन तक ही सीमित है, हम लोग उसका इलाज रेडिकल प्रोस्टेट करते हैं। ठीक है, यदि ऑर्गन से बाहर हो गया लोकली इन्वेसिव प्रोस्टेट कैंसर, उसका भी इलाज सर्जिकल रेडिकल प्रोस्टेट करते। यदि मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर बोन्स में चला गया, लीवर में चला गया, लंग्स में चला गया, ब्रेन में चला गया, इस तरह का जो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर है उसमें जो है हम लोग हार्मोनल एब्लेशन इज एज ए फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन जो है सेकेंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर हार्मोन इनसेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर, जिस पर हार्मोनल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर होते हैं जिस पर हार्मोनल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है उसमें हम लोग एबिराटेरॉन, इंजेलुटामाइड और अदर्स जो है एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे जीन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, वो सब जो है हम लोग देते हैं। तो मोटा मोटी नटसेल में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हम लोग इसी तरह से करते हैं। कुछ बीमारी जन्मजात होती है काफी बच्चों में, पेडियाट्रिक। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पेडियाट्रिक यूरोलॉजी जो है वो बहुत ग्रे एरिया है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़रूरत होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि पेडियाट्रिशियन का इन्वॉल्वमेंट उसमें चाहिए, उसमें जो है यूरोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए,
पेडियाट्रिक सर्जन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो ये जो है 3-4 तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो सब मिल करके पेडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। जैसे आपने कहा कि जन्मजात हुए प्रॉब्लम्स होता है, जन्मजात प्रॉब्लम जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व PU वल्व एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा जो है का पेशाब जो है जब से जन्म लेता है तभी से पेशाब निकलता ही नहीं, थैला पूरा भरा हुआ रहता है। उस तरह के का जो मरीज होता है जिसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व बोलते हैं, उस तरह का मरीज एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में होता है। तो उस तरह के मरीज का इलाज तो बहुत डिफिकल्ट होता है। यूजुअली मरीज सेप्सिस में होते हैं, उसको इमीडिएटली सेप्सिस कंट्रोल डाइवर्सन जो है किया जाता है, कैथेटराइजेशन किया जाता है, ड्रेनेज यूरिन को ड्रेन किया जाए, क्योंकि पेशाब तो मरीज एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में है तो उसे ड्रेन किया जाए। सेप्सिस को के कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाए। अब उसके बाद तब फर्दर जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मीन्स द एक्यूट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रिलीफ ऑफ द सेप्सिस एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जो जन्मजात समस्या होता है वो कितना % मतलब इलाज उसका सक्सेस हो ही जाता है? सक्सेस होता है ना, बहुत सक्सेस होता है इलाज। तो आजकल बीमारी का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, तो रिसर्च भी काफ़ी हो रहे हैं और हम लोग जो है डेली नया नया इजाद भी हो रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए नए मॉडलिटी आ रहे हैं, नए नए दवा जो है आ रहा है। तो इलाज का मॉडलिटी में भी काफ़ी चेंजेज आया है। हम लोग डिफिकल्ट केसेस को आराम से इलाज कर पाते हैं। तो यूरोलॉजी एक्चुअली जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के सर्जिकल प्रॉब्लम को डील करता है। तो मैं तो यूरोलॉजी का जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सर्जिकल प्रॉब्लम है उसी पर मैं बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा था पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व का, उसमें हम लोग ना इंडोस्कोपिक एब्लेशन करते हैं। इंडोस्कोप से वाल्व को, पेशाब के रास्ते में एक वाल्व हो जाता है, वो वाल्व जो है क्या करता है कि पेशाब को रोक देता है। बच्चों में पेशाब को रोक दिया, बच्चा का किडनी अफेक्टेड हो गया, रेनल फेल्योर में बच्चा चला गया, सेप्सिस में चला गया, पेशेंट डाई होकर जाता है। इस तरह के बच्चा पहले बचा नहीं करते थे, पहले आज से 30 साल 40 साल पहले इस तरह के बच्चे का बचना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जो इंडोस्कोपिक मिनिएचराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, इंडोस्कोपिक यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ है, इसका नतीजा ये है कि मिनिएचर बहुत पतला पतला इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बच्चों में पेडियाट्रिक्स यूरेथ्रा में जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल 4 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, 5 फ्रेंच। 4 फ्रेंच का माने हुआ 4/3 mm। आप सोचो 4/3 mm मीन्स लगभग 1.25 mm का वो इंस्ट्रूमेंट है जो अंदर में इस तरह से देखता है जिस तरह से आप अभी हमको और पूरे कमरा को देखते हैं, उस तरह से वो यूरेथ्रा को दिखेगा और इस तरह से ब्लैडर के अंदर देखता है। तो इतना जो है मिनिएचर इक्विपमेंट आ गया है, तो उससे काम करने में काफ़ी अच्छा हो गया है। हम लोग रिजल्ट देते हैं। जैसे अब पेडियाट्रिक्स अभी तो मेरे यहाँ भर्ती हुआ है, अभी 1 साल का मरीज भर्ती हुआ है जिसको हाइपोस्पेडियस है, 1 ईयर। यानी हाइपोस्पेडियस का मतलब होता है कंजेनाइटल एनोमली है, जो कि पेशाब का रास्ता उसको वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ यूरेथ्रा पर है, माने पेशाब के रास्ते के नीचे है। जैसे पेशाब का रास्ता का मुंह जो होता है वो सामने होता है ना, फ्रंट में होता है मुंह, जिससे पेशाब निकलता है। उस बच्चे का जो है मुंह जो है नीचे है, वेंट्रल एस्पेक्ट। तो अभी उसको भर्ती किया, उसको जो है रास्ते को जो है हम रास्ता यहाँ से यहाँ तक बना ही हुआ नहीं, तो उसको यूरेथ्रोप्लास्टी किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्टिव होगा। और उसका जो यूरेथ्रा है वो ऐसे बेंड हो गया है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो उसमें जो है 3 तरह का प्रॉब्लम है। एक जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, वो बेचारे का बच्चे का यूरेथ्रा इस तरह से डाउन है, सोया हुआ है। दूसरा पेशाब का जो पेशाब उसको नीचे से होता है, ऐसे होता है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम है। तीसरा फ्यूचर में वो जो है बच्चा जो है दैट्स ऑर्गन इज नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म द इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट के लायक जो है वो नहीं रह जाएगा। तो ऑल द 3 एस्पेक्ट्स जो है, सेक्सुअल एस्पेक्ट, कॉस्मेटिक एस्पेक्ट एज वेल एज जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, तीनों तरह का एनोमलीज उस बच्चे में है। उसको हम लोग
करेक्ट करते हैं। आजकल जो है इस तरह का रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस हो रहा है, जिसमें हम उसको सीधा करेंगे, पहले इसको ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं, यानी पेशाब के रास्ते को और पेनिस को हम लोग सीधा कर देंगे। दूसरे में पेशाब के रास्ते को जो यहाँ से निकलता है उसको टिप पर ला देंगे, तो पेशाब का भी फ्लो ठीक हो जाएगा, कॉस्मेटिकली ठीक भी हो जाएगा। तो इस तरह का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो रहा है। मेरे पास लास्ट वीक में एक मरीज आया था, जो कि अभी वार्ड में दोनों मरीज है। उसको जो है रिक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला था, कंजेनाइटली बच्चा को एनस था ही नहीं। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज है नेपाल बॉर्डर पर, बीरगंज मेडिकल कॉलेज, उसमें ऑपरेशन कराया उन्होंने। रेक्टम जो है बनाने का कोशिश किया गया और यूरेथ्रा डैमेज हो गया, जिसके चलते उसको यूरेथ्रो रेक्टल फिस्टुला हो गया। वो बच्चा 2 साल का मेरे यहाँ भी है, यूरेथ्रो रेक्टल फिस्टुला हो गया उसको। उसके बाद उसको कोलोस्टोमी कर दिया, फिर भी जो है यूरिन तो एनल कैनाल से आ ही रहा था उसको। उस स्थिति में उसको यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन किया गया और एनल और रेक्टल रिकंस्ट्रक्शन किया गया, दोनों को सेपरेट किया गया। तो अभी मरीज जो है नॉर्मल है, दोनों अलग अलग हो गया है। तो इस तरह का कंजेनाइटल एनोमली जो है काफ़ी डिफरेंट तरह का, पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी ये अपने आप में बिग डिसिप्लिन है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, किडनी का एनोमलीज अलग है, यूरेटर्स का एनोमलीज है, कंजेनाइटल एनोमलीज है, यूरेथ्रा का है, ब्लैडर का है, डिफरेंट तरह का कंजेनाइटल एनोमलीज है, जिसका करेक्शन हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं।